हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो पिछले लेक्चर में हमने पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का चैप्टर शुरू किया था, जिसमें हमने कुछ बेसिक इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स पढ़े थे, जैसे कि पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है, एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप क्या होते हैं, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हमने पढ़ा था वो था कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, नॉन एग्जिस्टेंट है, तो क्या कुछ प्रोविजंस हमको पता होने चाहिए आपके अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके ऊपर हमने कुछ किताब के क्वेश्चंस भी डिस्कस करे थे। तो मैं होप करता हूं कि आप लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी। आज की वीडियो में हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो फटाफट से बिना किसी देरी के मैं अपने लेक्चर को शुरू करता हूं। तो जब हम लोगों ने क्लास 11th में सोल प्रोप्राइटरशिप के फाइनल अकाउंट्स के बारे में पढ़ा था, तो वहां हम बात करते थे कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो क्या क्या अकाउंट बनाती है। तो यहां मैं बात कर रहा हूं सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में, जो हमने क्लास 11th में पढ़ा था। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में जो पहला फाइनल अकाउंट बनता था वो होता था ट्रेडिंग अकाउंट। इस ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालते थे, और इस ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को हम लोग उठा के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते थे। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस की कैलकुलेशन करते थे, और फाइनली फिर हमारा बैलेंस शीट बनती थी, और इस नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को हम लोग प्रोप्राइटर के कैपिटल में ट्रांसफर करते थे। अब यहां पे हम लोग पार्टनरशिप के बारे में बात करेंगे। तो सवाल उठता है, सर जो पार्टनरशिप होती है वो क्या क्या फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। तो मैं जानकारी के लिए आपकी बता दूं कि पार्टनरशिप भी सबसे पहले यही ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट से वो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस की कैलकुलेशन करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को उठा के ये लोग भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ये लोग भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालते हैं। तो यहां तक का काम बिल्कुल सेम चलता है इवन पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट्स में। अब जब पार्टनरशिप की बात करते हैं, यहां पे क्योंकि एक से ज्यादा ओनर होते हैं, तो यहां पे प्रॉफिट को प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। हमें पार्टनर्स को या ओनर्स को प्रॉफिट के अलावा कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना पड़ता है, कुछ सैलरी कमीशन भी देनी पड़ती है, उनसे कभी कभी हम ड्रॉइंग्स पे उनके इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं। ये सारी चीजों की डिस्कशन हमने लास्ट लेक्चर में करी थी। तो ये सारे काम करने के लिए पार्टनरशिप फर्म एक और फाइनल अकाउंट बनाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद, जिसको बोला जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सोल प्रोप्राइटरशिप में यह अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि वहां पे तो एक ही ओनर पर होता था, वहां प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की बात नहीं आती थी। वहां स्ट्रेट अवे जो भी प्रॉफिट होता था वो प्रोप्राइटर को मिल जाता था। लेकिन यहाँ पे क्योंकि अलग अलग व्यक्ति हैं, अलग अलग ओनर्स हैं, तो वहां पे यहाँ पे हमको एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने के लिए एक अलग से अकाउंट बनाना होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन का मतलब ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसलिए हम इसका नाम ही रख देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें हम लोग प्रॉफिट की प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, जिसमें जो भी प्रॉफिट्स है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं पार्टनर्स में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, पार्टनर की कमीशन, ये सारी चीज हम दे देते हैं, और फिर हम लोग बेसिकली फाइनल प्रॉफिट जो आता है उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते हैं पार्टनर्स के बीच में, एंड इसके बाद हमारी फिर बैलेंस शीट बन जाती है। तो यहां पे हमको क्या सीखना है, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बनाना तो आप लोगों ने क्लास 11 में ऑलरेडी सीख लिया था। चाहे पार्टनरशिप हो चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप हो, बनाने का तरीका बिल्कुल सेम चलेगा। तो यहां पे जो आपको एक्चुअली में काम सीखना है, क्योंकि आप पार्टनरशिप की फंडामेंटल समझ रहे हो, तो वो आपको सीखना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। तो इस चैप्टर में जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इसी के इर्द गिर्द हमारी सारी बातें चलेंगी, और इसके अलावा भी कुछ और बातें करेंगे, लेकिन मेन हमारा फोकस यहां पे रहेगा
तो सबसे पहले हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इस लेक्चर में सीखना है। तो हम लोग फटाफट से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में समझना शुरू करते हैं। अगर आप कोई भी नोटिंग करना चाहो तो आप वीडियो पॉज करके नोट्स कर सकते हो, अपने रजिस्टर पे लिख सकते हो। इनफैक्ट मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप अपने पास सारे नोट्स को जरूर लिखते हुए चलो। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है? इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, ऊपर ही बताया मैंने आपको कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनाते ही है फर्म, पार्टनरशिप फर्म, और नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकालती है। लेकिन इस नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को, या रादर मेरे को बोलना चाहिए नेट प्रॉफिट को, अलग अलग नाम से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाती है। तो आप कह सकते हो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक एक्सटेंशन होता है अप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि वहीं से वो प्रॉफिट उठा के यहाँ पे लाके डिस्ट्रीब्यूट करता है। सो इट इज प्रिपेयर्ड बाय पार्टनरशिप फर्म्स। पार्टनरशिप फर्म्स बनाती है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं बनाती, इनफैक्ट कंपनीज भी नहीं बनाती। क्यों बनाती है ये? टू शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो जैसे कि मैंने बोला, अप्रोप्रिएशन का मतलब ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये अकाउंट बनाती है फर्म टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट्स अमंग पार्टनर्स। और एक और पर्पस होता है बनाने का प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, फॉर क्रिएटिंग रिजर्व्स। तो रिजर्व्स बनाने के लिए भी फर्म प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी यूज करती है। दैट इज, अगर रिजर्व्स भी बनाने होते हैं फर्म को तो वो थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनते हैं। रिजर्व्स का मतलब क्या होता है? रिजर्व्स आप समझती होगी कि जब कंपनी या कोई भी बिजनेस अपने प्रॉफिट्स में से कुछ हिस्सा अलग कर देती है, फ्यूचर यूज के लिए उसको अलग करके रख देती है, उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है, ऐसे हम चीजों को रिजर्व्स बोलते हैं। तो बेसिकली ये अलग से रखने का पर्पस ये होता है कि फ्यूचर में अगर सपोज कोई भी बिजनेस को अगर कोई बड़े खर्चे करने हो, या कोई भी सपोज फॉर एग्जांपल बड़ी सी कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, लैंड खरीदनी हो, बिल्डिंग खरीदनी हो अपने बिजनेस के लिए, तो उस टाइम पे इस रिजर्व्स को बिजनेस यूज कर सकती है अपने खर्चों के लिए, है ना। तो रिजर्व्स बनाती है कोई भी बिजनेस अपनी बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आप ये कह सकते हो कि अपनी बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई भी बिजनेस रिजर्व्स बनाती है। तो ये रिजर्व्स बनाना भी एक अप्रोप्रिएशन ही होता है, क्योंकि प्रॉफिट्स में से ही कुछ हिस्सा अलग रख लिया जाता है। तो इसलिए ये रिजर्व्स भी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से बनते हैं। नेक्स्ट है, आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेचर होता है नॉमिनल अकाउंट। तो जिस प्रकार से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेचर भी नॉमिनल अकाउंट होता है, उसी प्रकार से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेचर भी नॉमिनल अकाउंट का होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो प्रैक्टिकली आपको क्या समझना है, आपको एक तो पता होना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, किस फॉर्मेट में बनता है। और सेकेंडली जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड हमें जर्नल एंट्रीज कैसे पास करनी होती है। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी चीज आपको पूछी जा सकती है एग्जाम में, तो आपको दोनों चीजें आनी चाहिए। तो पहले मैं आपके साथ फॉर्मेट डिस्कस करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का, क्योंकि मोस्टली जो आपको करना होता है क्वेश्चंस में वो फॉर्मेट ही बनाना होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट सबसे पहली बात एक टी शेप्ड अकाउंट ही होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही दिखता है। सेकेंडली, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बोला नॉमिनल अकाउंट होता है। तो यानी कि हमको यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो करना होता है। रूल क्या होता है? आई बिलीव आपको याद होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। नुकसान को डेबिट करो, फायदे को क्रेडिट करो। तो बस यही रूल हमको फॉलो करना होता है। इसी रूल को दिमाग में रखते हुए सारी हम अकाउंट को समझते हैं। तो सबसे पहली बात मैंने आपको बोला, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस होता है वो उठा के हम लोग अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाल देते हैं। तो सबसे पहले मैंने बोला कि नेट प्रॉफिट आ गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, इसलिए मैंने इसको लिख दिया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहाँ नेट लॉस भी ऑल्दो मैंने लिखा है, लेकिन इसके बारे में कुछ मैं आपको और चीज बताऊंगा आगे जाके, तो इसके बारे में हम अलग से डिस्कशन करेंगे। तो अभी हम खाली प्रॉफिट को देखते हुए चल रहे हैं, लॉस के बारे में मैं थोड़ा सा आगे जाके आपसे डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग नेट प्रॉफिट को उठा के यहाँ पे ले आते हैं क्रेडिट साइड पे। अब उसके बाद अब आपको रूल फॉलो करना है, सारे नुकसान को डेबिट करना है। तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। हमने लास्ट क्लास में क्या बोला था, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर्स और फर्म अलग अलग हैं, उनको हम अलग अलग से ट्रीट करते हैं। तो यानी कि हमको फर्म पॉइंट ऑफ व्यू से सारी यहाँ पे अकाउंटिंग करनी है। तो जब मैं सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करूं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पार्टनर्स को देती है उनके कैपिटल पे। तो फर्म क्योंकि ये दे रही है तो फर्म के लिए ये नुकसान है।
तो इसलिए नुकसान को डेबिट करना है, तो हमने टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पे लिख दिया, और ये जो इंटरेस्ट होता है ये डायरेक्टली पार्टनर्स के कैपिटल में चला जाता है। तो यहां पे हमने एक्स और वाई कहां से आया, मैंने अज्यूम करा सपोज दो पार्टनर्स है एक्स और वाई, आपको थोड़ा सा समझाने के लिए ताकि आपको समझ आए कि अकाउंट कैसे बनाना है। तो एग्जांपल के तौर पे मैंने एक्स और वाई लिया है कि दो पार्टनर्स होंगे एक्स और वाई, तो आपको दोनों पार्टनर्स के जो भी कैपिटल है उनके इंटरेस्ट जो बनता है उनके कैपिटल में डायरेक्टली डाल देना है, और बाहर यहाँ पे टोटल फिगर आ जाती है। सिमिलरली पार्टनर की सैलरी और कमीशन, पार्टनर की सैलरी और कमीशन भी एक एप्रोप्रिएशन होता है कि हम पार्टनर्स को देते हैं, तो ये भी उनके कैपिटल में आ जाता है, तो ये भी हम उनके कैपिटल में डाल देते हैं, और बाहर मेनली हमारे टोटल फिगर आ जाती है। और मैंने आपको क्या बोला, रिजर्व्स, फर्म रिजर्व्स बनाती है अपने प्रॉफिट में से यूजिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अगर करंट ईयर में कोई रिजर्व में ट्रांसफर हो रहा है प्रॉफिट, तो वो यहां पे दिखा देते हैं हम लोग टू रिजर्व ट्रांसफर, और ये रिजर्व बेसिकली आपका बैलेंस शीट में चला जाता है। इसके बाद इधर आ जाते हैं, एक टर्म और एक चीज और आती है यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब ड्रॉइंग्स पे फर्म इंटरेस्ट लेती है पार्टनर्स से, पार्टनर्स पे इंटरेस्ट चार्ज करती है, तो एक प्रकार से ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म के लिए फायदा है, उनके लिए एक प्रकार का गेन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, सैलरी देना, ये फर्म दे रही है तो उनके लिए नुकसान है, इसलिए हम डेबिट में दिखा रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर से वो ले रही है, चार्ज कर रही है, इसलिए फर्म के लिए एक फायदा है, इसलिए फायदे को हम क्रेडिट करते हैं, तो क्रेडिट साइड पर हम लोग बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लिख लेते हैं, एंड अगेन इसको हम डायरेक्टली पार्टनर्स के कैपिटल में डाल देते हैं, एक्स और वाई, अज्यूमिंग सपोज फॉर एग्जांपल दो पार्टनर्स है एक्स और वाई, तो टोटल फिगर हमारी यहां पे आ जाती है। पूरा अकाउंट बनाने के बाद हमारा अगर बैलेंस यहां बचता है, जो जनरली बचेगा, बैलेंस हमारा यहां बचेगा सपोज, तो अगर यहां बैलेंस बचेगा तो ये हो जाता है डिविजिबल प्रॉफिट, इसको हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट्स, बचे हुए प्रॉफिट्स बेसिकली जो पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में मैंने लास्ट क्लास में थोड़ा सा आपको बताया था, क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा व्यक्ति ओनर है, तो जो भी प्रॉफिट्स है एक पर्टिकुलर रेशियो या प्रोपोर्शन में सारे पार्टनर्स को मिलते हैं। तो यहाँ पे जो डिविजिबल प्रॉफिट्स होते हैं यानी बचे हुए प्रॉफिट्स होते हैं, वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम उनके कैपिटल में डाल देते हैं। तो मोटा मोटा आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऐसे बनता है। अब सवाल उठा लॉस के केस में क्या, लॉस के केस में क्या। अब यहां पे आप नोटिस करोगे लॉस मैंने रेड पेन से लिखा हुआ है। क्यों मैंने रेड पेन से लिखा? तो दो तीन बातें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, जहां पे बच्चे अक्सर भूल के गलती कर देते हैं। पहली बात, जो भी हम डेबिट साइड में चीजें दिखा रहे हैं, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, पार्टनर की सैलरी या कमीशन हो गया, या रिजर्व में पैसा डालना हो गया, प्रॉफिट डिवाइड करना हो गया, इन सारी चीजों को हम क्यूमुलेटिवली बोलते हैं एप्रोप्रिएशंस। इनको हम क्यूमुलेटिवली बोल देते हैं एप्रोप्रिएशंस। तो आपसे पूछा जाए एप्रोप्रिएशंस क्या होता है, तो एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना, और वो किस नाम से एप्रोप्रिएशंस होती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी या कमीशन, और रिजर्व्स में ट्रांसफर करना, और प्रॉफिट डिवाइड करना, ये सारी आपकी एप्रोप्रिएशंस है। सो दीज आर टोटली क्यूमुलेटिवली कॉल्ड एज एप्रोप्रिएशंस। और बेसिकली जो यहां पे प्रॉफिट हम ट्रांसफर करते हैं प्लस अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, इन दोनों को टोटली मिला के हम बोलते हैं अवेलेबल प्रॉफिट्स। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी आपके प्रॉफिट्स को बढ़ा रही है, तो जो पीएनएल से नेट प्रॉफिट उठ के आया प्लस जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर से चार्ज किया, जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड आ रहा है, इसको टोटल में मिला के हम लोग अवेलेबल प्रॉफिट्स बोलते हैं। तो डेबिट साइड में बेसिकली डेबिट साइड में जो भी चीजें हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसको टोटली हमने बोल दिया एप्रोप्रिएशंस, और क्रेडिट साइड में जो नेट प्रॉफिट आया प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो आया वो उसको हमने टोटल में बोल दिया अवेलेबल प्रॉफिट्स। तो एप्रोप्रिएशंस जब हम बोलते हैं तो एप्रोप्रिएशंस जो टोटल होती है वो कभी भी अवेलेबल प्रॉफिट से ज्यादा नहीं हो सकती। तो मैं ये नहीं बोल सकता अगर मेरा नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मिला के सपोज 10,000 आ रहा है, तो मेरी टोटल एप्रोप्रिएशंस जब मैं टोटली एप्रोप्रिएशंस कर रहा हूं, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं पार्टनर्स के बीच में, दैट कैन नॉट एक्सीड 10,000। यानी मेरी टोटल एप्रोप्रिएशंस कभी भी 11,000 नहीं हो सकती, 12,000 नहीं हो सकती, 13,000 नहीं हो सकती, 10,000 से ज्यादा एक रुपया भी ज्यादा नहीं हो सकती, 10,000 एक भी नहीं हो सकती। So total appropriations cannot exceed available profits। इस रूल को आपको दिमाग में गड़ा देना है।
इस रूल को कभी भी दिमाग से निकलने नहीं देना है, क्योंकि बच्चे कई बार ये गलती कर देते हैं कि टोटल अप्रोप्रिएशन 10,000 होगी, यहाँ डेबिट साइड पे अप्रोप्रिएशन सारी 12,000 आ रही होगी, तो वो क्या करते हैं, फिर बचा हुआ यहाँ पे 2,000 का लॉस दिखा देते हैं। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं यहां पे लॉस कभी भी वैसे आ नहीं सकता बाय रूल, रीजन नहीं, टोटल अप्रोप्रिएशंस कैन नॉट एक्सीड अवेलेबल प्रॉफिट्स। तो सवाल उठा, अगर अप्रोप्रिएशन टोटल अवेलेबल प्रॉफिट्स मेरे पास 10,000 है, अप्रोप्रिएशन 12,000 रुपए की हो गई, तो हमको क्या करना होता है? तो उस केस में जो हम काम करते हैं, हम अवेलेबल प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन द रेशियो ऑफ अप्रोप्रिएशन। तो पहला पॉइंट यहां पे ये लिखा है, टोटल अप्रोप्रिएशंस कैन नॉट एक्सीड टोटल अवेलेबल प्रॉफिट्स इफ प्रॉफिट्स आर इनसफिशिएंट, यानी अवेलेबल प्रॉफिट्स कम पड़ रहे हैं अप्रोप्रिएशंस के लिए, तो हम अवेलेबल प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन द रेशियो ऑफ अप्रोप्रिएशंस। इस ये क्या नहीं बना है, इसको हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे एज अ सेपरेट कॉन्सेप्ट। तो अभी परेशान नहीं होना, अभी सिर्फ जो रूल आपको दिमाग में याद रखना है कि टोटल अप्रोप्रिएशंस कैन नॉट एक्सीड अवेलेबल प्रॉफिट्स। सेकेंडली, दूसरा सवाल दिमाग में आएगा, सर अगर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट लॉस आ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? तो ऑल्दो मैंने यहां पे लिख तो दिया है, यहां पे मैंने लिख तो दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहां पे मैंने नेट लॉस लिख दिया कि अगर नेट लॉस आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो हम यहां पे डाल देंगे उठा के। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट लॉस बच रहा है तो ज्यादा लॉजिकल ये होता है कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए ही नहीं। क्यों? क्योंकि लॉस के केस में हम कोई भी एप्रोप्रिएशन कर ही नहीं सकते। मैंने आपसे क्या बोला? एप्रोप्रिएशंस कैन नॉट एक्सीड अवेलेबल प्रॉफिट्स। जितने प्रॉफिट्स आपके पास हैं आप उतनी ही एप्रोप्रिएशंस या डिस्ट्रीब्यूशंस कर सकते हो। तो लॉस के केस में तो प्रॉफिट है ही नहीं, लॉस के केस में तो प्रॉफिट है ही नहीं, तो जब प्रॉफिट है ही नहीं तो आप डिस्ट्रीब्यूट क्या करोगे? कुछ भी नहीं करोगे। तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही नेट लॉस आ रहा है तो आपके पास प्रॉफिट्स है ही नहीं, तो डिस्ट्रीब्यूशन आपको कुछ करना ही नहीं। तो इस केस में लॉजिकल ये हमारा लॉजिक ये कहता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का कोई मतलब ही नहीं बचा। हम डायरेक्टली नेट प्रॉफिट सॉरी जो नेट लॉस है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नॉर्मली जैसे आप 11th क्लास में करते थे सीधा उठा के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करो। तो मैंने यही लिखा, इफ देयर इज अ नेट लॉस in P&L account, then it is more logical to directly transfer loss to partners capital without preparing P&L appropriation account. P&L appropriation account आप बनाओ ही। लेकिन ये मत समझ लेना कि मैं कोई हार्ड एंड फास्ट रूल बोल रहा हूँ। आपकी किताब में हो सकता है कहीं कहीं नेट लॉस के केस में P&L appropriation account बनाया हो सकता है क्वेश्चन नेट लॉस के बावजूद आपसे क्वेश्चन में बोल दे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाओ। तो आप ये नहीं सोचना कि भाई ये तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल हो गया कि नेट लॉस के केस में हम P&L एप्रोप्रिएशन नहीं बनाएंगे, तो क्वेश्चन गलत हो गया, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट गलत हो गई या आंसर गलत हो गया, ये नहीं सोचना। अगर तब भी आपको लगता है कि क्वेश्चन आपसे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही मांग रहा है तो आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नेट लॉस डाल के फिर लॉस को P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू ट्रांसफर कर देना, लेकिन वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। पर लॉजिक हमारा ये कहता है कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की कोई आवश्यकता है ही नहीं नेट लॉस के केस में। लेकिन एक केस है, एक स्पेशल केस है जहां पे नेट लॉस होने के बावजूद भी आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। नेट लॉस P&L अकाउंट के में होने के बावजूद भी आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना ही बनाना पड़ेगा। वो क्या केस है, वो क्या स्पेशल केस है? वो स्पेशल केस ये है कि सपोज आपके पास नेट लॉस भी आ रहा है लेकिन आपको पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी लेना है। नेट लॉस है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर से लिया जा सकता है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एप्रोप्रिएशन नहीं होती। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इवन हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो दिखा रहे हैं लेकिन वो एप्रोप्रिएशन नहीं होती, वो फर्म के लिए एक फायदा होता है, एक प्रकार से आप समझ लो इनकम होती। तो लॉस होने के बावजूद भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पे पार्टनर से चार्ज किया जा सकता है। याद रखना ओनली पार्टनरशिप डीड सेज, है ना। पार्टनरशिप डीड साइलेंट होता है तो फिर तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की बात ही नहीं होती। लेकिन अगर डीड में लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेना है और लॉस आ रहा है P&L में तो कोई बात नहीं भाई, लॉस अल्टीमेटली जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से फायदा फर्म के लिए और लॉस कम हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तुम लेंगे लेंगे। तो अगर नेट लॉस आ रहा है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी लेनी है पार्टनर से तो हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। मैं पर्सनली इसको एक स्पेशल केस का नाम दे देता हूं, तो यही मैंने यहां लिखा है स्पेशल केस। इफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हैज टू बी चार्ज्ड फ्रॉम पार्टनर्स then we will have to prepare P&L appropriation account even in case of net loss। net loss होने के बावजूद भी हमें
हमें पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। मैं इसको पर्सनली बोलता हूं स्पेशल केस। ठीक है, आपकी किताब में कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा और आपके एग्जाम में भी स्पेशल केस लिख के नहीं आना। हम इसको स्पेशल केस के नाम से अपने आप से ध्यान में रखने के लिए इसको नाम दे देंगे स्पेशल केस। ठीक है, तो ये होगी दूसरी बात। और तीसरी बात ये है, इफ द फर्म फॉलोज फिक्स्ड कैपिटल मेथड देन रिप्लेस कैपिटल अकाउंट विद करेंट अकाउंट। अब ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड क्या है, ये भी हमें आगे जाकर डिस्कस करना है अलग कॉन्सेप्ट में, तो यहां दिमाग नहीं मारना। बस यहाँ पे जब आप आगे जाके पढ़ोगे नोट्स वगैरह को तो आपको चीजें, ये सारी चीजें याद आ जाएंगी, उस टाइम आप सारी चीजें इंटरलिंक कर लोगे। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया है कि अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा है तो जहां जहां भी मैंने कैपिटल अकाउंट लिखा है, जैसे यहां लिखा, जहां जहां भी मैंने एक्स कैपिटल वाइस कैपिटल लिखा है, वो हम कैपिटल वर्ड को रिप्लेस करके यूज करेंगे, कैपिटल को रिप्लेस करके यूज करेंगे करेंट अकाउंट। तो एक्स करेंट अकाउंट, वाइस करेंट अकाउंट, इस प्रकार से। ठीक है, अब ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड है क्या चीज, ये आगे जाकर डिस्कस करेंगे, यहां आपको परेशान नहीं हो। तो ये तो मैंने आपके साथ ओवरऑल थ्योरेटिकली डिस्कस किया कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, कैसे बनता है। अभी आपको थोड़ा सा ओवर लग रहा होगा कि ये बहुत ज्यादा चीजें हो गई, तो घबराना नहीं है। पीएनएल अप्रोप्रिएशन में तो आप मास्टर हो जाओगे। देखना, आपके इतने क्वेश्चन थे पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के, जब आप क्वेश्चन आगे करोगे, हम जब सारे कॉन्सेप्ट पहले समझ के क्वेश्चन पे आएंगे तो आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। बट अभी आपको क्या करना है, इस फॉर्मेट को ध्यान में रखना है। तो मैं होप करता हूं ये फॉर्मेट आपने अपने पास बना दिया होगा। वैसे ऑब्वियसली आपकी किताब में भी दे रखा है फॉर्मेट, और वहां से भी चेक कर सकते हैं, पर बेटर होगा कि आप अगर अपने पास नोट्स बनाते हो तो इसको आप लोग अपने नोट्स में जरूर बना देना। ठीक है, तो रिमेंबर दिस फॉर्मेट, फंडा सेम है। डेबिट पे सारे लॉसेस, नुकसान, क्रेडिट में सारे फायदे। इस बेसिक फंडे को हमको फॉलो करना है ये अकाउंट बनाने में। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके अकाउंट की बात और सारी पीएनएल अप्रोप्रिएशन से रिलेटेड जो छोटी मोटी बातें हो गई। मैंने आपसे बोला था कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बावजूद या उसके अलावा आपसे क्वेश्चन में जर्नल एंट्री भी पूछी जा सकती है अप्रोप्रिएशन के। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज कैसे बनाते हैं हम लोग, अब उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जर्नल एंट्रीज भी आपको अपने पास जरूर नोट करनी है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछी जा सकती है जर्नल एंट्री। तो फटाफट से हम लोग जर्नल एंट्रीज डिस्कस करना शुरू करते हैं। अब हम लोग जर्नल एंट्रीज डिस्कस करते हैं कि क्या क्या आपको एंट्रीज ध्यान में रखनी है। और क्योंकि जब भी ये एंट्रीज पढ़ाता हूं तो बच्चे मुझसे हमेशा जर्नल एंट्रीज का बाद में लॉजिक पूछते हैं, तो मैं सारे लॉजिक के साथ एंट्रीज डिस्कस करूंगा। तो आप मेरे लॉजिक को समझते हुए चलना। बाद में आपके साथ ये नहीं होना चाहिए कि एंड में जाके आप परेशान हो रहे हो कि अरे मुझे जर्नल एंट्रीज आती नहीं, मेरे को लॉजिक नहीं पता, जर्नल एंट्रीज कुछ नहीं पता। जर्नल एंट्रीज आपकी अप्रोप्रिएशन अकाउंट से निकलती है एक तो, दूसरी बात ये लॉजिकल होती है। अगर आपके डेबिट क्रेडिट के रूल्स जो आप 11th क्लास में पढ़ते थे, हर अकाउंट के डेबिट क्रेडिट के रूल्स आप पढ़ते थे, एसेट हो गया, लाइबिलिटी हो गया, कैपिटल हो गया, इनकम हो गया, लॉस हो गया, एक्सपेंस हो गया। अगर ये डेबिट क्रेडिट रूल्स आपको पता है, सपोज एसेट बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, एसेट कम होता है तो क्या करते हैं, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं, लाइबिलिटी कम होती है तो क्या करते हैं। अगर ये लॉजिक आपको, अगर ये रूल्स आपको ध्यान में है तो आपको जर्नल एंट्रीज में कभी भी, इस चैप्टर में हो चाहे आगे के किसी भी चैप्टर में हो, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन कंडीशन ये है कि आपको जर्नल एंट्रीज लॉजिक जो डेबिट क्रेडिट के रूल्स हैं उसके साथ साथ पढ़नी है, अन्यथा आपको लगेगा कि आप जर्नल एंट्रीज रट रहे हो और बाद में ट्रस्ट में आप परेशान हो गए। मेरे पास हर पिछले साल भी बच्चों की बहुत परेशानी आई थी, एग्जाम से जस्ट पहले वो मुझसे पूछते थे सर जर्नल एंट्रीज याद नहीं, सारी जर्नल एंट्रीज करवा दो, ये कर दो वो कर दो। ऐसी प्रॉब्लम मैं होप करता हूं आपके साथ नहीं आएगी। तो एंट्रीज हम सीक्वेंस में चलेंगे, तो मैं आपको बीच बीच में पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट दिखाता रहूंगा और इसी सीक्वेंस में हम एंट्रीज करते रहेंगे। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट की बात करते हैं। अगर पीएनएल अकाउंट से नेट प्रॉफिट आप पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो तो आपको क्या करना है, यानी यहां पे, तो आप यहां पे देख लो, यहां पे आपने पीएनएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में चीज दिखाई है और लिखा है बाय पीएनएल अकाउंट। तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे बना लोगे आप लिखोगे पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आप नेट लॉस को पीएनएल अकाउंट से ट्रांसफर कर रहे हो, अगर कर रहे हो, है ना, वैसे मैंने आपको क्या बताया थोड़ी देर पहले कि लॉजिकल ये है कि नेट लॉस आप डायरेक्टली पीएनएल अकाउंट से बांट दो, जिसकी मैं आगे डिस्कशन करूंगा, मतलब जर्नल एंट्री के आगे डिस्कशन करूंगा। बट फिर भी अगर आप पीएनएल अकाउंट को, आपको पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नेट लॉस ट्रांसफर करने की जरूरत पड़ रही है तो आपकी एंट्री करोगे, उल्टी हो जाएगी एंट्री, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। आप ऊपर भी देख सकते हो पीएनएल अप्रोप्रिएशन पे हम लोग इसको डेबिट कर रहे हैं।
यहां पर। अगली एंट्री हम डिस्कस करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको दिख रहा होगा डेबिट साइड पे आ रहा है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, सबसे पहले हमें इसमें दो एंट्रियां करनी पड़ती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेबिट क्यों कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, क्योंकि एक नुकसान है। टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट, ठीक है, करेंट अकाउंट कब यूज करते हैं, फिक्स कैपिटल मेथड में यूज करते हैं। हालांकि अभी फिक्स कैपिटल मेथड के बारे में आपको मैंने नहीं बताया, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट करने का क्या लॉजिक है, आपको हमेशा जब आप पार्टनरशिप पढ़ो तो याद रखना, जब भी पार्टनर्स को दे रहे होते हैं तो हम उनका कैपिटल बढ़ा देते हैं, जब भी पार्टनर से ले रहे होते हैं तो उनका हम कैपिटल कम कर देते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर्स को दे रहे हैं, इसलिए उनका कैपिटल हम लोग क्रेडिट कर रहे हैं। और फिर इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना होता है। जिस प्रकार से आपको 11th क्लास में सारे खर्चों को उठा के पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करते थे, सारी इनकम्स को आप पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करते थे या ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते थे, वहां भी आप एंट्रीज करते थे ट्रांसफर की। सेम काम आपको यहां भी करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक नुकसान है, तो हमको सेकेंडली इसके नुकसान को पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। तो एंट्री हो जाएगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन में भी जाके देख सकते हो कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पे आ रहा है। नेक्स्ट एंट्री बिल्कुल सेम वे में पार्टनर सैलरी या कमीशन की होती है। तो सेम एंट्री है, पार्टनर सैलरी या कमीशन अकाउंट डेबिट, फर्म के लिए नुकसान है तो डेबिट कर दिया। टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट, क्रेडिट क्यों करा, क्योंकि हम पार्टनर को दे रहे हैं। और फिर सेम वे में भी इस सैलरी या कमीशन को पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना होता है। एंट्री बन जाती है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी या कमीशन अकाउंट। अगेन आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाके चेक कर सकते हो कि वहां पे हमने इसको डेबिट साइड में लिखा हुआ है टू पार्टनर सैलरी या कमीशन। फिफ्थ एंट्री है फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमने क्या सीखा था कि फर्म पार्टनर से चार्ज करती है यानी लेती है, तो फर्म के लिए एक फायदा होता है प्रकार से। तो एंट्री क्या होती है, पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्म पार्टनर से ये ले रही है तो उसका कैपिटल कम कर देगी। टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट, क्यों, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फायदा है, फायदे को क्रेडिट करते हैं और इस फायदे को भी उठा के आपको फाइनली पीएनएल एप्रोप्रिएशन या फाइनल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। तो एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगली हमने जो चीज सीखी थी क्रिएशन ऑफ रिजर्व्स, रिजर्व्स भी हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू बनाते हैं, तो उसकी एंट्री सिंपली हो जाती है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व्स अकाउंट। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में आप चेक कर लेना, वहां आ रहा होगा। रिजर्व भी एक प्रकार की लाइबिलिटी होती है फर्म के लिए, तो लाइबिलिटी हम क्रेडिट करते हैं, इसलिए रिजर्व्स को हम लोग क्रेडिट कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे ये कंफ्यूजन ना आ जाए आपके दिमाग में कि सर रिजर्व्स के केस में हमने एक ही एंट्री क्यों करी। ऊपर हम दो एंट्रियां इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें कॉरेस्पॉन्डिंगली कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर भी करना है, इसलिए हम इसको अलग अलग से दिखा रहे हैं। यहाँ पे रिजर्व्स कोई कैपिटल या करंट अकाउंट में नहीं जा रहे, यहाँ डायरेक्टली रिजर्व में प्रॉफिट जा रहा है, इसलिए हमने सिर्फ एक ही एंट्री करी है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व्स अकाउंट। फिर सेकंड लास्ट एंट्री आपकी है फॉर ट्रांसफर ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में हम लोग जो बचे हुए प्रॉफिट्स होते हैं, जिसको मैंने बोला था हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट्स, इसको हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते हैं। इसकी एंट्री क्या होती है, ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन से डायरेक्टली बढ़ जाता है पार्टनर्स के कैपिटल में, तो एंट्री हो जाती है आपकी, किधर गई, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन को डेबिट कर रहे हैं और कैपिटल बढ़ा रहे हैं क्योंकि प्रॉफिट हम पार्टनर्स को दे रहे हैं, इसलिए हम इसको क्रेडिट कर देते हैं। और लास्ट एंट्री है लॉस के केस में, तो लॉस भी अल्टीमेटली तो पार्टनर्स के कैपिटल में ही जाना चाहिए और लॉस से पार्टनर का कैपिटल कम होना चाहिए, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं। और क्रेडिट किसको करते हैं, टू या तो पीएनएल अकाउंट, अगर आप डायरेक्टली पीएनएल अकाउंट से लॉस को ट्रांसफर कर रहे हो, और या अगर आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन से ट्रांसफर कर रहे हो तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो एज द केस में भी आपकी एंट्री बन जाएगी। तो ये आपकी जर्नल एंट्रीज होती है, मोटी मोटी 8 एंट्रीज निकल के आ गई। पहली एंट्री ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन, दूसरी एंट्री ट्रांसफर ऑफ नेट लॉस टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन इफ रिक्वायर्ड, थर्ड एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, फोर्थ एंट्री पार्टनर्स के सैलरी या कमीशन की, फिफ्थ एंट्री इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की, सिक्स्थ एंट्री रिजर्व्स बनाने की, सेवेंथ एंट्री आपकी डिविजिबल प्रॉफिट्स को बांटने की, और एट्थ एंट्री आपकी लॉस को ट्रांसफर करने की एंट्री। तो ये 8 एंट्रीज आपको पता होनी चाहिए। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, उसका फॉर्मेट पूरा, प्लस ये एंट्रीज आपके दिमाग में अच्छे से गड़ जानी चाहिए। दिस यू हैव टू स्टडी प्रॉपर्ली।
अब पूरी इस डिस्कशन के बाद आपके दिमाग में हो सकता है एक सवाल आए, और नहीं भी आए तो जब मैं ये सवाल रेस करूंगा तो आपके दिमाग में सवाल आ जाएगा। वो क्या? सर हमने लास्ट क्लास में पार्टनर की कुछ लोन की भी बात की थी। हमने लास्ट क्लास में पार्टनर्स के लोन की बात की थी। हमने बोला था पार्टनर फर्म को लोन दे भी सकता है और पार्टनर फर्म से लोन ले भी सकता है। इन दोनों भी लोन्स पे हमने इंटरेस्ट की बात करी थी लास्ट क्लास में, अगर आपको याद हो, है ना। तो अगर फर्म पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है तो फर्म से वो इंटरेस्ट लेगा, अगर पार्टनर ने फर्म से लोन लिया हुआ है तो वो फर्म से को इंटरेस्ट देगा। तो यहां पे भी इंटरेस्ट ऑन लोन जो है पार्टनर से लेन देन की बात हो रही है। तो आपके दिमाग में सवाल आ सकता है या आना चाहिए कि इस इंटरेस्ट को, इन दोनों इंटरेस्ट को हम लोग क्या पीएनएल अप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाएंगे? क्या हम लोग पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखाएंगे इसको? तो ये सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऊपर देखोगे मैंने पूरे पीएनएल अप्रोप्रिएशन में कहीं भी इंटरेस्ट ऑन लोन की बात नहीं करी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की कहीं पे भी मैंने डिस्कशन नहीं की। तो ऑब्वियसली आपको याद रखना है, दोनों भी प्रकार का इंटरेस्ट हो, चाहे पार्टनर फर्म से ले रहा हो चाहे फर्म को दे रहा हो, ये दोनों भी इंटरेस्ट आपका पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता। क्यों नहीं आता, इसको बताने के लिए हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं जो आपको पूरी चीज को क्लियर कर दे। तो वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो है एप्रोप्रिएशंस एंड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो फटाफट से इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना हम लोग शुरू। एप्रोप्रिएशन एंड प्रॉफिट्स, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स के बारे में समझना शुरू करते हैं। तो इस छोटे से नोट्स के हेल्प से आपको समझ आ जाएगा। तो अगर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स की मैं बात करूं तो एप्रोप्रिएशन का मतलब मैंने आपको बताया क्या होता है, इट मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। लेकिन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स का क्या मतलब होता है? इट इज एन एक्सपेंस। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप जो भी खर्चे अपने 11th क्लास में ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला करते थे, वो सारे खर्चे क्यूमुलेटिवली बोले जाते चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जहां पे आप इंप्लॉय की सैलरी देते थे, रेंट देते थे, प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा होगा, जो भी खर्चे आप, मैनेजर की कमीशन हो गया, जो भी खर्चे आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 11th क्लास में दिखाते थे, वो सारे बोले जाते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और जो डिस्ट्रीब्यूशन हम प्रॉफिट की करते हैं यूजिंग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसको हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सो दोनों टर्म्स आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स की क्या ट्रीटमेंट होती है, इसको हम लोग डेबिट करते हैं टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जबकि हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स को डेबिट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरी बात, हमने ये डिस्कस किया कि जो टोटल अप्रोप्रिएशंस होती है वो टोटल अवेलेबल प्रॉफिट से ज्यादा नहीं हो सकती। तो हमारा क्या रूल कहता है? टोटल अप्रोप्रिएशंस कैन नॉट एक्सीड अवेलेबल प्रॉफिट्स। लेकिन जब मैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की बात करता हूं तो यहां पे कोई भी दिक्कत नहीं है। यहां पे इररिस्पेक्टिव ऑफ कितने प्रॉफिट्स हैं नहीं है, हमें सारे खर्चे करने हैं। इंप्लॉय को सैलरी देनी है तो देनी है, मुझको कोई मतलब नहीं कि मेरे पास प्रॉफिट्स है कि नहीं। एम्प्लॉय को सैलरी देनी है तो देनी है, ऑफिस का रेंट पे करना है तो पे करना है, बिजली का बिल पे करना है तो पे करना है, कोई मतलब नहीं है, प्रॉफिट हो ना हो, आई डोंट केयर। तो यहाँ पे कोई रूल नहीं है, इट कैन एक्सीड, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कैन एक्सीड अवेलेबल प्रॉफिट्स। यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं है। और फोर्थ आपका एग्जाम्पल हो गए। तो एग्जाम्पल्स क्या हो गए? सिंपल, मैंने आपको बताया, जो भी चीजें आप पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट कर रहे हो वो आपकी सारी अप्रोप्रिएशन है। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स की सैलरी, प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, जो डिविजिबल प्रॉफिट्स डिवाइड हो रहे हैं, ट्रांसफर टू रिजर्व हो रहा है, ये सारी आपकी अप्रोप्रिएशन है। और आपके चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स के खर्च, जो भी खर्चे आप दिखाते थे पीएनएल अकाउंट में, एम्प्लॉय की सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सारे आपके चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। तो ये तो आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा जो एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं उस पर गौर करना है आपको। इंटरेस्ट पेड ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर के लोन पे जो इंटरेस्ट पे करते हैं वो एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। इसलिए हमने इंटरेस्ट पेड ऑन पार्टनर्स लोन को पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहीं भी नहीं लाया, बिकॉज इट इज नॉट एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। वो कोई प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रही, वो पार्टनर के लोन पे, लोन एक अलग चीज है, पार्टनर के लोन पे हम इंटरेस्ट दे रहे हैं तो दैट इज अ नॉर्मल एक्सपेंस, वो एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। सिमिलरली रेंट पेड टू पार्टनर, अगर कोई पार्टनर ने अपने खुद के कुछ प्रेमाइसेस को रेंट पे दिया फर्म को, तो वो जो रेंट पे किया जा रहा है पार्टनर को, वो भी कोई प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है,
वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं रेंट पे दे रहा, वो एक अलग नॉर्मल खर्चा है, तो वो भी एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। और मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर्स कमीशन आपका याद रखना, ये तो आप 11th में भी पढ़ चुके हो, मैनेजर्स कमीशन एक नॉर्मल एक्सपेंस होता है, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मैंने ये 3 एग्जांपल इसलिए लिखे हुए हैं क्योंकि जो आपके प्रैक्टिकल सवाल बनते हैं 12th लेवल पे, जो आपकी किताब के हो या एग्जाम के हो, उसमें जनरली ये 3 चीजें ही पूछी जाती हैं, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली ये 3 चीजें ही लिखी है। इसका मतलब ये नहीं है कि एम्प्लॉय की सैलरी और बिजली का बिल जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, वो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, बट आपके लिए रेलिवेंट मैंने जो है यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। ओनली रेलिवेंट चीजों को यहाँ पे मैंने नोट करा हुआ है। अच्छा, एक सवाल और उठेगा कि सर इंटरेस्ट जो पार्टनर के लोन पे पे करा फर्म ने, वो तो खर्चा है, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। व्हाट इफ फर्म इंटरेस्ट और लोन ले रही है पार्टनर से, अगर कोई लोन पार्टनर को फर्म ने दिया हुआ है तो उस लोन पे पार्टनर से वो इंटरेस्ट लेगी, तो उस इंटरेस्ट का क्या, तो वो मैं एक सेपरेटली लिख लेता हूं, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम पार्टनर on loan advanced to him is an indirect income and it is credited to P&L account like any other indirect income। ठीक है, तो अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है और उस पर इंटरेस्ट मिलता है फर्म को, तो वो उसके लिए एक नॉर्मल इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम है। तो जो भी इनडायरेक्ट इनकम आप पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट करते थे, अगर आपको याद हो, जैसे कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड, जो भी आपके इनडायरेक्ट इनकम्स होते थे पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आते थे, तो यहाँ पे भी जो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है पार्टनर से फर्म को, वो एक इनडायरेक्ट इनकम है जिसको हम लोग पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। पार्टनर्स इंटरेस्ट और पार्टनर्स लोन की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, फिर भी मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। फटाफट से रिकैप कर लेते हैं, आज की लेक्चर में हमने क्या सीखा। हमने पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है वो सीखा, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट कैसे बनता है वो सीखा, उसकी क्या क्या जर्नल एंट्रीज होती है, सारी जर्नल एंट्रीज हमने डिस्कस करी, कुछ एक दो हमने रिलेटेड पॉइंट्स इंपॉर्टेंट डिस्कस करे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि टोटल अप्रोप्रिएशन जो होती है वो अवेलेबल प्रॉफिट से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती। इसके अलावा हम लोगों ने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स के बारे में सीखा, दोनों क्या होते हैं, दोनों के क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये हमने बात सीखी। और इसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने सीखी, इंटरेस्ट पेड ऑन पार्टनर्स लोन, रेंट पेड टू पार्टनर, मैनेजर्स कमीशन, ये होते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चों की तरह जाते हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कभी नहीं आते। सिमिलरली इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम पार्टनर ऑन लोन एडवांस टू हिम, ये एक नॉर्मल इनडायरेक्ट इनकम होता है जो पीएनएल में क्रेडिट साइड पे आता है, ये भी पीएनएल अप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाया जाता। तो ये सारी चर्चाएं हमने करी, तो मैं होप करता हूं आपको सारी बातें क्लियर हो गई होगी, सारी बातें समझ आ गई होंगी और आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। अगर आपको मेरी इस वीडियो लेक्चर में थोड़ा सा भी दम लगता है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इन सारी चीजों से आपको पता भी नहीं है कि कितना मोटिवेशन मुझको मिलता है, ठीक है। और हाँ, अगर मुझे इन नई सेशन की वीडियो लेक्चर्स में ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिलता है तो मैं आपसे एक और वादा कर रहा हूं, मैं बीच बीच में लाइव आऊंगा, लाइव आके आपके डाउट्स क्लियर करूंगा, आपके साथ थोड़े क्विज वगैरह करूंगा, ताकि आप लोग भी थोड़ा सा अगर फ्री में पढ़ना चाहते हो तो इन चीजों का लाभ उठा पाओ। लेकिन कंडीशन अगेन क्या है कि प्रॉपर रिस्पॉन्स आना चाहिए, अगर रिस्पॉन्स अच्छा हुआ तो ही मैं कर पाऊंगा ये, अन्यथा नहीं कर पाऊंगा। तो अगर आप मेरे साथ YouTube पे लाइव आके सारी जो टॉपिक्स हम कर रहे हैं इसके डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं, या कोई भी क्विज वगैरह करना चाहते हैं, कोई भी लाइव मेरे से बातचीत करना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, वीडियो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, ये सारी चीजें करनी है, तो ताकि रिस्पॉन्स अच्छा हो और मैं आप लोगों के साथ लाइव जुड़ पाऊं। बाकी अगर आपने वीडियो यहां तक देखी, एंड तक देखी, तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपना टाइम देने के लिए। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, हंसी खुशी रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहिए। मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगा,
अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।